मैं इधर आगरा में पहली बार आई थी। मेरा नाम पीहू है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से आई थी। मुझे नहीं पता था इस जगह पर आकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब किस्सा मेरे सामने आएगा। मैं अकेली थी। मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो मैंने उससे कहा कि मुझे उस सफ़ेद बंगले के पास की कॉलोनी में ही कोई जगह चाहिए। उसने कहा कि उसके करीब ही क्यों। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह के बंगले बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका कहना है कि उस सफ़ेद बंगले के पास जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वैसे वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। आप अकेली हैं तो आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस बंगले के बारे में काफ़ी अजीब तरह की बातें फैलाई गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा मुझे भी ठीक तरह से ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ अजीब कहानी है। अगर आपको डर नहीं लगता है तो फिर आपको 1 हफ्ते के बाद मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आप वहीं मेरे रहने का इंतजाम करवा दो। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है। वह भी खुश हो गया था। और अगर ऐसी बात थी तो फिर ज़्यादातर लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते होंगे। यही वजह थी। 1 हफ्ते के बाद ही उसने मुझे कॉल की और बताया जगह मिल गई है। मैं जगह देखने के लिए चली गई। जो फ्लैट मुझे दिया गया था मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। उस कागजी बंगले के दीवार उस फ्लैट से दिखाई देती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अपने नए घर में शिफ्ट हो गई और वे आदमी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। एक तो उस अनजान शहर में मैं अकेली लड़की थी, ऊपर से रहने के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया था। उसने जाते जाते कह दिया कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जवाब दिया और अपने काम में बिजी हो गई। मैं यहीं रहने लगी थी। मैं सुबह अपने काम पर चली जाती और दोपहर का खाना मैं होटल से ही लेकर घर आ जाया करती थी। उसके बाद घर पर अपना काम किया करती थी। रात को भी देर से सोती थी। जिस जगह पर मेरे रहने का इंतजाम हुआ था ये एक किराए के फ्लैट वाली बिल्डिंग थी। मेरा सबसे ऊपर वाला फ्लैट था। यहाँ भी लोग रहते थे। एक बार दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मेरे पास एक औरत आई। उसने कहा मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। आप यहाँ पर नई हैं और अगर आपको भी मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वह देखने में काफ़ी साफ सुथरी लग रही थी, लेकिन अजीब सी बात थी। थोड़ी डरी हुई महसूस कर रही थी। शायद उसकी शक्ल ही ऐसी थी, लेकिन मैंने ये बात महसूस कर ली थी क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा ही गौर से देखा करती थी। दिन इसी तरह बीत रहे थे जब एक रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं बैठी अपना काम कर रही थी। हर तरफ बहुत ही ज़्यादा चुप्पी थी। जब मुझे उस चुप्पी में किसी के चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लगा था कोई चीख चिल्ला रहा है और रो भी रहा है, जैसे कोई बेबस रोता है और दर्द में तड़पता है। मुझे पहले लगा कि ये मेरा दिमागी वहम है। मैंने देखा दूसरे कमरे में टीवी भी बंद था और मेरे मोबाइल पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी। मैं अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ ये आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही थी। कहते हैं अगर आप अकेले बैठे हों और आसपास बिल्कुल खामोशी है या फिर लाइट जा चुकी है और अंधेरा है तो आपके कान बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं और आप उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जिनको आप पहले नहीं सुन सकते थे। जैसे कि घड़ी की टिक टिक, जो हमें पूरा दिन कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन रात के वक्त हमें साफ सुनाई देती है। इसी तरह ये आवाज़ भी थी। मुझे यकीन हो गया था ये आवाज़ उस कागजी बंगले से ही आ रही थी, क्योंकि जब मैं उस दीवार के पास गई तो आवाज़ और ज़्यादा तेज होने लगी थी। लेकिन सबका ये भी कहना था इस बंगले में सिर्फ एक ही आदमी रहता है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? हो सकता है कि वह टीवी पर कोई चीज़ चलाकर देख रहा हो, लेकिन जब हम टीवी या फिल्म या सीरियल देखते हैं तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं आती, बल्कि उसके साथ म्यूजिक की आवाज़ भी आती है, जो किसी भी फिल्म या सीरियल का एक खास हिस्सा हो सकता है और उसके बगैर फिल्म या सीरियल बनाया ही नहीं जाता। पर यहाँ पर सिर्फ आवाज़ आ रही थी, म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। इंसान को पता चल जाता है कि ये किस फिल्म का सीरियल की आवाज़ है या किसी और इंसान की आवाज़। जहाँ तक मुझे पता था उस बंगले में कोई औरत या बच्ची नहीं रहा करती थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई और मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर मैंने वही आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ख़ास तौर पर रात को ही आती थी। मेरे दिमाग में उस प्रॉपर्टी डीलर की बात थी। वहाँ पर तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आखिर ऐसी जगह पर क्यों कोई रहना पसंद करेगा? मैं जिस फ्लैट वाली बिल्डिंग में रहती थी उसमें यूं तो 7 फ्लैट थे, लेकिन सिर्फ 3 में ही लोग रहा करते थे और वो भी शायद मजबूरी की वजह से रहते थे। नीचे एक आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी और एक ही फैमिली रहती थी, लेकिन उनका भी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था
और उनके घर से कभी कोई आवाज़ भी नहीं आती थी। छोटा बच्चा होने के बावजूद भी इस घर से शोर की आवाज़ नहीं आती थी। मैं सुबह नीचे उतरती तो वही औरत मुझे नजर आती जो सामान लेकर ऊपर आ रही होती थी। मैंने उसे नमस्ते किया। उसने नमस्ते का जवाब दिया। उसने कहा कि आप यहाँ रहने के लिए आई हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा कि आप अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं। हाय हेलो होने के बाद फिर उसने कहा किसी दिन चाय पीने के लिए मेरे घर जरूर आना, बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा कि जरूर आऊंगी। ये सब उसने यूं ही पूछ लिया था और अपने दूसरी मंजिल के फ्लैट में चली गई और मैं अपने काम पर चली गई। अगले दिन फिर से मुझे आवाज़ आने लगी। इस बार मैंने बाकायदा गौर किया, किसी लड़की की आवाज़ थी। मेरा काम ऐसा था, मुझे अकेले ही जाना पड़ता था, लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती थी। अपने काम के बारे में मैं पूरा दिन न जाने कितने अलग अलग लोगों से बात किया करती थी। नीचे एक टेलर की दुकान भी थी जो ऑल्ट्रेशन करता था, साथ में कुछ खाने पीने की सामान भी रखता था, जैसे पेप्सी, नमकीन, बिस्कुट, चाय वगैरह भी पिलाता था। एक साथ कई काम किया करता था। मेरा कभी चाय पीने का मन करता तो मैं उसी के दुकान पर बैठकर चाय पीती थी। मैंने उससे पूछा कि इस बगल वाले बंगले में मुझे कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसने कहा कि हाँ, इधर से आवाज़ तो आती है, पर इस बारे में मैं तो क्या, सबको पता है। वह लड़कियों की आवाज़ें होती हैं, जैसे लड़कियां चिल्ला रही हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो, क्या हमेशा से ऐसा होता आया है? उसने कहा कि हमेशा से ही ऐसा होता आया है। मैंने कहा तो फिर क्या किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की अंदर क्या हो रहा है? इस बात पर वह हंसने लगा। उसने कहा इतना बहादुर यहाँ पर कौन है मैडम जी कि अंदर जाकर पता करे? मैंने कहा इसमें बहादुरी वाली क्या बात है, ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। अगर किसी के घर से किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है वह किसी मुश्किल में हो। दुकान वाले ने कहा कि भला भूत प्रेत भी किसी मुश्किल में होते हैं, वह तो दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। मैंने कहा क्या मतलब आपका? तो उसने कहा कि मैंने सुना है उस कागजी बंगले में भूत प्रेत का साया है, इसलिए तो यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं और यहाँ कोई भी अंदर नहीं जाता। रात की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई दिन में भी अंदर ना जाए। और मैंने कहा कि जो आदमी अंदर रहता है फिर वो क्या, उसको डर नहीं लगता? दुकान वाले ने कहा वह तो दिमागी तौर पर बीमार है, उसको क्या पता, एक इंसान को अपने आप का होश नहीं तो उसे इस बात का क्या होश होगा? कौन इंसान कौन भूत? उसका परिवार तो सदियों से यहाँ रहता ही नहीं। उसका पहले बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था जो उस बंगले में रहा करता था। सब लोग मरने लगे और फिर उसे किसी ने शादी नहीं की, इसलिए वह अकेला रहता है। जब वो मर जाएगा तो उसके परिवार का भी नामो निशान मिट जाएगा। उसका कहना था इस बंगले से तो न जाने कितनी कहानी जुड़ी हुई है, कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है। आपको मैं कितनी कहानी सुनाऊं? मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपना सामान हाथ में उठाया और उसको पैसे दिए। मैंने कहा कि मुझे सारी कहानी सुननी है। वह हैरान हुआ, लेकिन मैं वहाँ रुकी नहीं, वापस आ गई। वैसे अगर आपने किसी बात का या किसी जगह के बारे में जानना हो तो सबसे ज़्यादा भरोसा ऐसे दुकान वालों पर ही होता है, क्योंकि उनको पूरे मोहल्ले के बारे में पता होता है। हर घर की कहानी उनके पास होती है और मुझे उस कागजी बंगले के बारे में सारी कहानी जाननी थी। मुझे ऐसी कहानियों का बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे भी आवाज़ें आ रही थी। यूट्यूब पर भी मैंने ऐसे कई कहानियों को सुना था। कई लोगों ने इस कागजी बंगले के बारे में अलग अलग कहानी यूट्यूब पर डाले थे। मैं भी यूट्यूब की छोटी सी क्रिएटर थी और मुझे भी ऐसी कहानियाँ पसंद थी, लेकिन मैं यूट्यूब पर बिल्कुल सच्ची कहानी डालती थी और मुझे बिल्कुल लगभग सही सही जानकारी वाली कहानी ही पसंद आती थी, ताकि लोग मेरे कहानी से गुमराह ना हो। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी, ऐसे फालतू की कहानियाँ डालकर लोगों को गुमराह ना करें। बस मुझे उस कागजी बंगले के बारे में सब कुछ सच जानना था। अब मेरा उसमें दिलचस्पी बढ़ता जा रहा था। मैं रात को बहुत जागती थी। मैंने देखा कि मेरे ऊपर के फ्लैट से भी मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, पर डीलर ने तो कहा था ऊपर वाला सारा फ्लैट खाली है। फिर ये आवाज़ें मुझे कहाँ से आ रही थी? फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह जाकर ऊपर भी देख लूँगी, आखिर ऊपर रहता कौन है। जब मैं सुबह उठी और मुझे रात वाली बात याद आई तो मैं तुरंत ऊपर के फ्लैट तक जा पहुँची, लेकिन वहाँ पर तो सारे फ्लैटों में ताला लगा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं नीचे आ गई। शायद मुझे रात को वहम हो गया था। यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता था कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब मेरे नीचे वाले फ्लैट में रहने वाली औरत मेरे पास आई। उसका नाम शांति था। उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो मैंने उसे चीनी भरकर दे दिया और इस तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई। फिर उसने कहा कि मैं खीर बना रही थी, आपके लिए भी लाई हूँ। इस तरह हमारी आपस में बातचीत शुरू होने लगी थी और एक दिन मैं उसके घर चली गई।
उसका पति घर पर नहीं था। उसने कहा कि रात को देर से आते हैं और उसका बच्चा भी सो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा, यह हमारे बगल वाले उस कागजी बंगले से आवाजें आती हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसने कहा कि हाँ, ये बात तो सबको पता है, हम लोग भी रोज ही सुनते हैं। मैंने कहा कि कब से सुन रही हो? उसने कहा कि मुझे तो यहाँ आए हुए 1 साल हुआ और 1 साल से सुन रही हूँ। शुरू में बहुत डर लगता था। मैंने अपने पति को भी कहा था यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरे पति का ऑफिस यहाँ से पास में ही है। अगर हम किसी और इलाके में रहते तो उनको बहुत ज़्यादा किराया भरना पड़ता। मेरे माँ बाप का घर भी यहीं पास में ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर भी लगता है। उनको कहती हूँ कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन कल को बड़ा हो जाएगा, ये भी डरना शुरू कर देगा। मैंने कहा, क्या कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि शुरू में जब ये सब शुरू हुआ था तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद अंदर कोई इंसान है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, और मोहल्ले के कुछ लोग अंदर गए थे। लेकिन जब वह लोग वापस आए तो उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। वो किसी से बात तक नहीं कर रहे थे, जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। उनसे जो भी कोई पूछता तो आगे से वो कोई जवाब न दे रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था उन्हें। एक जगह किसी भी चीज को घूरते जा रहे थे। उसके बाद ही उन लोगों की हालत काफी साल तक ऐसे ही खराब रही। फिर वह धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। उनमें से शायद मुझे वहम है या सच है, एक आदमी इसी फ्लैट में ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मैंने उस आदमी को 1-2 बार देखा भी है, शायद झलक देखी है। हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मैंने एक बार ऊपर जाकर चेक भी किया था, पर मुझे वहां कोई नजर नहीं आया था। इसी वजह से मैंने ये बात को ध्यान से निकाल ही दिया। सही कह रही हो, ये बात तो मैंने भी महसूस किया है। मुझे रात को ऊपर से कुछ आवाजें भी आती हैं, जैसे कुछ कोई सामान खींच रहा हो या धीरे से कोई बात कर रहा हो। उनमें से एक का मुझे पता नहीं, वो मुझे कभी नहीं दिखा। और उन्हीं में से एक आदमी जो बोलता नहीं है, उसकी माँ कहती है उस कागजी बंगले में मेरा बेटा गया था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस औरत से बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातों का मुझे पता चला। अच्छा, वह कौन है? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? उसने कहा, आप यहाँ से मार्केट की तरफ जाओगी, पहला मकान उसी का है। एक गोल्डन ब्राउन कलर का गेट होगा, वहीं पर वह लड़का रहता है। उसकी पत्नी भी है, उसकी माँ भी है, उस घर में रहती है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, क्यों, आपको उसके घर जाना है क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, लेकिन मुझे सच में उसके घर जाना था। मैंने सोचा था जाकर पता करूंगी आखिर उस कागजी बंगले में ऐसा क्या देखा। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मैंने कई दिनों से उसके घर जाने का प्लान बनाया हुआ था। उसके घर के सामने भी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मैं चाय बहुत ज़्यादा पिया करती थी। मुझे एक बहाना मिल गया था। उस चाय वाले से एक बार फिर से पूछा कि ये वही आदमी का घर है जो उस कागजी बंगले में गया था। उसकी कंडीशन खराब हो गई थी और वह पागल हो गया था। उसने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हो, ये वही घर है। मैं उस घर में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे को खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। औरत ने कहा कि आ जाओ। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उनके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि उनका एक ही बेटा था और वो भी पागल हो गया था। फिर ये सारा कुछ किसने बनवाया होगा? हो सकता है शुरू से ही अमीर हो। वैसे ये मोहल्ला काफी अंदर इलाके में था और यहाँ पर सबके छोटे छोटे घर ही थे। ऐसा लगता था आगरा के बिल्कुल अंदर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ मार्केट और दुकानें ज्यादा थी। यहाँ पर छोटे छोटे घर थे क्योंकि वह इस इलाके का मेन मार्केट था। अंदर गई तो मैंने देखा कि उसका एक बेटा था जो हाथ में लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। उनके घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ था। उस आदमी को भी मैंने दरवाजे से देखा। अपने कमरे में बैठा था और सामने दीवार पर देखे जा रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था। उसकी पत्नी को देखा तो वह भी काफी खुश नजर आ रही थी। ये घर एक नॉर्मल घर लग रहा था। मैंने उसकी माँ से पूछा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने कहा उसका बेटा बहादुर था, बहुत ज्यादा कमाई करता था, ये सारा कुछ उसी का बनवाया हुआ है। मोहल्ले में कुछ भी होता तो सारे मेरे बेटे को ही आकर बुलाते थे कि फला जगह लड़ाई हो गई है, आ जाओ, फला की बेटी की शादी है, जरा सामान उठा दो। ये तो बड़ा ही गबरू जवान था मेरा बेटा। बस इसी बहादुरी में आकर एक दिन वह उस कागजी बंगले में चला गया, क्योंकि वहां से उसको किसी लड़की के रोने और चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आई थी। उसने सोचा कि किसी की बहन बेटी होगी, मदद करना मेरा फर्ज है, तो वह वहां पर चला गया और उसके साथ 2-4 लोग भी थे। लेकिन जब वापस आया तो उसकी हालत ऐसी थी, हमने भी बार बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा, क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ? तो उस औरत ने जल्दी कहा
कि नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि उसके दिमाग पर बोझ नहीं डालना, उसे इस बारे में कोई बात या सवाल नहीं करना, नहीं तो उसको खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद उस आदमी की पत्नी आई। उसने टेबल के ऊपर पेप्सी की बोतल रखी। उसने कहा कि वैसे भी आप किस काम से आई हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं। आप क्या टाइम पास करने के लिए आई हैं या कोई यूट्यूब क्रिएटर हो जो झूठी कहानी लिखती हो और लोगों को गुमराह करती हो? तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं, आप यहाँ से जा सकती हो। मैंने कहा असल में मुझे भी वही आवाजें आती रहती हैं, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल नई आई हूँ, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। उसने कहा कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बंगले के अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा जो मेरे पति के साथ हुआ। और वैसे भी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आपको हमारे घर नहीं आना चाहिए थी। आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है हमें परेशान करें। आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और जांच पड़ताल कर रही हैं। ये सब बोलकर वह मुंह बनाती वहां से चली गई। तो लड़के की माँ ने कहा, माफ करना बेटा, जब से उसके पति के साथ ये सब कुछ हुआ है ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और मैं वहां से चली आई थी। इसका मतलब कि सारा मोहल्ला यही समझता था और कहता था उस कागजी बंगले में किसी भूत प्रेत का साया है। अब तो मुझे और भी ज्यादा शक हो रहा था, लेकिन मुझे अब ये रात जानकर रहना था। वहां पर क्या था? मुझे दुकान वाले ने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा एक बार यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनका कहना था हमने इस बंगले को खरीद कर यहाँ होटल बनवाना है, क्योंकि वह बंगला बहुत ही खूबसूरत था। उस बंगले का नक्शा एक कागज के रूप में दिया गया था और दीवारें ऐसी थी जैसे न्यूज़पेपर, कोई भी देखता तो बस देखता ही रह जाता। इस बंगले की खूबसूरती की चर्चे बहुत दूर दूर तक थी। इसी वजह से इसे कई लोग खरीदना चाहते थे। जो भी खरीदने जाता वे लोग उस कागजी बंगले के अंदर जाते तो लेकिन नॉर्मल बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन वे लोग यहाँ से पागलों की तरह भाग जाते। पूरे मोहल्ले ने उनकी चीख सुनी थी। उसके बाद ये बात साबित हो गई थी, बंगले में जरूर किसी भूत प्रेत का साया है जिसने उनको डराकर वहां से निकाल दिया है, क्योंकि मालिक तो उसका वैसे भी बीमार रहता है, अपाहिज है। वह भला ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने कहा इसका मतलब जो भी वहां जाता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, सिवाय उस मालिक के। उसने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन उस मालिक के साथ कौन सा अच्छा हुआ है? वह भी तो चारपाई पर ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा अगर कोई उससे मिलने के लिए जाए तो? दुकान वाले ने कहा भगवान बचाए बहन जी, कोई भी नहीं जाता वहां। मैं तो सबको मना करता हूँ, क्योंकि वह पागल है और अचानक से इंसान पर हमला भी करता है। आप क्यों पूछ रही हैं? आप जाना चाहती हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ, जाना तो चाहती हूँ। उसने कहा आप पागल हो गई हैं, ये सब जानने के बाद भी आप वहाँ जाना चाहती हैं? मैं तो आपको अपनी सलाह देता हूँ। एक और बात सामने आई है कि वो मरीज औरतों को देखकर ही पागल हो जाता है। एक रात फिर मुझे वहाँ लड़की की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। मुझे बताया गया था उस बंगले का मालिक बीमार है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, और बताया गया था कि उसके परिवार के सारे लोग मर चुके हैं और उसके साथ किसी ने शादी भी नहीं की। इसके बच्चे भी नहीं हैं, फैमिली भी नहीं है। तो फिलहाल उसने कोई नौकर जरूर रखा होगा जो उसके घर को साफ सुथरा करता होगा। वह वहीं पर उस बंगले में रहता होगा, क्योंकि इस तरह का इंसान अपने कमरे को खुद से साफ नहीं कर सकता, ना ही अपने लिए खाना बना सकता है। इसका मतलब कि उसके घर के काम कोई ना कोई तो करता ही होगा। लेकिन कौन था जो उसके घर के काम करता था? एक दिन वह नौकरानी जिसने मुझसे बात की थी, अगर आपको नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वो मेरे सामने से जा रही थी। जब मैंने उसे रोक लिया, मैंने कहा कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। मैं तुम्हें एक दिन का 1000 रुपये दूंगी। उसने कहा कि ठीक है। वह घर आ गई। मैंने उसको कपड़े निकाल कर दे दिए। वे धोने लगी। नौकरों की आदत होती है, वे काम करते हुए बातें करते हैं, लेकिन अभी तक ये चुप थी। वे अपना काम कर रही थी। जब मैंने ही बात चालू की, मैंने कहा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो वो बताने लगी और फिर मैंने कहा और काम क्या करती हो? उसने कहा इधर ही आसपास घरों में काम करती हूँ, उस कागजी बंगले में भी काम करती हूँ। मैंने कहा कि बंगले में काम करती हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई जाता भी नहीं है। उसने कहा कि हम गरीब लोग हैं बहन जी, हमें भूत प्रेत से ज्यादा भूख और गरीबी से डर लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर काम करती हूँ। मैंने कहा कि उसका मालिक कैसा इंसान है? उसने कहा कि वह तो चारपाई पर पड़ा रहता है। उस इंसान का जब पता चलता है जब वो कुछ बोले या कोई बात करे, वह तो बीमार रहता है और उसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर भी आता है और एक नर्स भी आती है। मैं तो अपना काम करने जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा ये जो रात को वहाँ से आवाज़ें आती हैं, तुमने सुनी है? इस बात पर वह चुप हो गई और उसने कहा हाँ, मैंने सुनी है। मैंने कहा कि तुम इतनी बहादुर हो कि तुम्हें आवाज़ भी सुनाई देती है
और फिर भी तुम काम करने के लिए वहाँ पर जाती हो। दिन में काम करती हो या रात में भी काम करती हो? उसने कहा कि कभी कभी रात भी हो जाती है। मैंने कहा अगर मैं पूरे दिन के लिए, पूरे महीने के लिए तुम्हें काम पर रख लूँ तो मुझे कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये लूँगी। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने कहा 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। मैं गांव की थी और वहाँ पर तो अगर कोई दुकान पर काम करता या घरों में काम करता तो उसे 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिया जाता, और ये नौकरानी होकर भी 10,000 रुपये मांग रही थी। उसने कहा कि मैं तो इतने पैसे ही लेती हूँ। अगर आपको नहीं करवाना आपकी मर्जी, अगर आप मुझसे कभी कभी काम करवाओगी तो मैं एक दिन का 1,000 रुपये ही लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन के बाद बताऊँगी। उसने कहा ठीक है। उसने मेरे घर का काम कर दिया और वहाँ से चली गई। बातों बातों में ये भी बताने लगी वे बंगला अंदर से बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसे कागजी बंगले के नाम से जाना जाता है। दीवार वाइट है और उस पर न्यूज़पेपर की तरह लिखावट हुई है। यहाँ तक कि उस घर के फर्नीचर को भी न्यूज़पेपर का ही रूप दिया गया है, जो बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन भूत प्रेत की वजह से यहाँ आना जाना बंद हो गया है, कोई भी नहीं आता। मैंने कहा कि वहाँ सच में भूत प्रेत रहते हैं या कोई कहानी है? उसने कहा कि पता नहीं, पर मैंने भी देखे हैं। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो, मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो, अगर मुझे तुम्हें कभी अचानक से बुलाना पड़े तो। उसने कहा कि ठीक है, वैसे भी बहुत से लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, सब मुझे फ़ोन करके ही बुलाते हैं। उसने मुझे अपना नंबर दिया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। मैं उस नौकरानी के घर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन उस दिन मैं उसके घर चली गई। मैं साड़ी पहन कर गई थी, पहचान छुपाकर। जब मैंने उसका घर देखा तो मैं हैरान हुई और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे समझ आ गया था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद एक दिन मैंने उस नौकरानी को घर बुलाया और उससे पूछा कि वहाँ रात को क्या होता है, मुझे बताओ। उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे वह सब कुछ बताने वाली थी, क्योंकि मैं यहाँ जिस काम के बारे में आई थी, काम यही था कि मुझे पता लगाना था कि उस कागजी बंगले में आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि मैं कोई और नहीं, एक प्राइवेट कंपनी की जासूस थी। हमें बताया गया था कि हवेली के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और उस काम को छुपाने के लिए भूत प्रेत को बदनाम किया जा रहा है, ताकि कोई भी अंदर ना जाए और उसे पता ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसी जगह पर तो बहादुर से बहादुर आदमी भी नहीं जाना चाहते। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन बड़े से बड़ा इंसान भी भूत प्रेत से डर जाता है, चाहे उसने उनको अपनी ज़िंदगी में देखा हो या ना देखा हो। उसकी वजह वो कहानी होती है जो हम बचपन से सुनते आते हैं, जो हमें हमारी नानी दादी, माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह सुनाया करते हैं। हम भूतों से ऐसे ही डर जाया करते हैं। हमने उनको चाहे ज़िंदगी में कभी देखा हो या ना देखा हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे बुरी तरह डरते हैं। यही वजह थी कि कागजी बंगले की तरफ कोई नहीं आता था और यहाँ से रोने वाली आवाज़ें जो किसी लड़की की रोने या चीखने चिल्लाने की थी, सरासर एक मनगढ़ंत कहानी थी। उस कागजी हवेली में तो कई तरह के गैर कानूनी काम करवाया जाता था। लोग ये समझते थे यहाँ पर भूत प्रेत का बसेरा है। असल में ये एक गैर कानूनी काम का बहुत बड़ा ऑफिस था। अंदर बहुत सावधानी से कई गैर कानूनी काम सर अंजाम दिया जाता था। उस कागजी बंगले का मालिक बिल्कुल भी पागल नहीं था, हट्टा कट्टा इंसान था और ये सब कुछ करवा रहा था। मोहल्ले के 3 लड़के वहां गए थे तो फिर वे दोबारा वापस न आए। बाहर बताया गया था कि वो गायब हो गए हैं। उनको बाहर विदेश भेज दिया गया था ताकि इस बारे में किसी को ना बताया जाए, क्योंकि जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनको सब कुछ पता चल गया था। उनका मुंह बंद करने के लिए उनको काफ़ी सारी दौलत दी गई थी और जो आदमी यहाँ पर रहता था मोहल्ले वालों के लिए गूंगा बना हुआ था, वह भी गूंगा नहीं था, बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक था। जब मैं उसके घर गई, उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया था और उसके घर में इतने सारे सुविधाएं देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। जबकि उनके घर का आदमी तो कमाने के लायक भी नहीं था, उसे भी महीने के पैसे दिए जाते थे। उस नौकरानी को भी उसके बारे में पता था, इसलिए उसको भी पैसे दिए जाते थे। जब मैं उस नौकरानी के घर गई थी, हैरान रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिज, एसी, टीवी और उस घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी। क्योंकि मैं नौकरी करती थी तब भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले सकती थी। नौकरानी के घर में ये सारी सुविधाएं मौजूद थी। फिर एक कुल्लू ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। वह था मेरा मंगेतर। आज से 10 साल पहले वो कमाने के लिए यहाँ आया था। हमारे पड़ोस में ही रहा करता था। मेरी उसकी बचपन में ही मंगनी हो गई थी। हम दोनों के माता पिता में तय हुआ था, जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, तब उनकी शादी कर देंगे। जब मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर था, उसके बाद मेरी शादी मेरे मंगेतर विशाल से होने वाली थी। विशाल और मैं आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। वह अपने घर का इकलौता लड़का था
उसे कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा था। यहाँ आगरा में ही वो न्यूज प्रिंटिंग मशीन चलाया करता था। आगरा आने के बाद वह 3 साल तक मेरे कांटेक्ट में था। उसके बाद उसके घर में तो दौलत की रेल पेल हो गई और वे कॉलोनी छोड़कर न जाने कहाँ गायब हो गए। जबकि मेरी शादी को अभी 2 महीने रहते थे। सारे लोग ही वहाँ से गायब हो गए थे। उनके रिश्तेदारों से भी हमने बातचीत की थी, किसी ने भी सही जवाब ना दिया था और विशाल ने मुझसे बातचीत खत्म कर दी थी। इधर मेरे माता पिता भी बहुत परेशान थे और मुझे भी विशाल की बहुत याद सता रही थी। हम इतने अमीर नहीं थे, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया था और मैं अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहती थी। मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। मैंने कई जगह नौकरी के लिए फार्म भरे थे। फिर मेरी जॉब एक जासूस एजेंसी में लगा दिया गया था। मैंने इसके लिए बहुत पढ़ाई भी की थी, बहुत सारे पेपर दिए थे और मैं एक ऑफिसर बन गई थी। और इस तरह मुझे इस कागजी बंगले के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट और जानकारी और कहानी मिली और मुझे इसी के तहकीकात में यहाँ आगरा आना पड़ा। सही जानकारी लेने लग गई थी और मुझे यहाँ विशाल के बारे में भी पता करना था। जैसे ही मुझे इस कागजी बंगले के बारे में कई सारी कहानियाँ, कई सारी बातें मिली। वे जो आवाज़ें मुझे रोज चीखने चिल्लाने की सुनाई देती थी, वह भी इस बंगले की कहानी का एक हिस्सा था। यहाँ पर लोगों को चुप करवाने के लिए महीने के कुछ लाख रुपए दिए जाते, तो उनके लिए कुछ बुरा नहीं था। मैं उस बंगले की सही जानकारी के लिए ही यहाँ आई थी, इसलिए मैंने उस बंगले के साथ ही फ्लैट ले लिया था। उस केस को हल करना मेरी जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने बखूबी हल किया था। और विशाल भी मुझे इसी बंगले में मिला था। वह मेरा सामना तो नहीं कर पाया था, उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। अब वो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर काम कर रहा था और वह इस बंगले का मैनेजर बन बैठा था। उसने साल में करोड़ों रुपए कमाए थे और अपने गांव से नाता रिश्ता तोड़कर अब यहाँ आकर बस गया था। अपने माता पिता को भी यहाँ ले आया था, जो एक पॉज कॉलोनी में रहा करते थे। वो लोग हमसे भी अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। विशाल ने यहाँ पर शादी कर ली थी, उसके 2 बच्चे भी थे। मैं जो उसके नाम पर अभी तक उसको याद करके बैठी थी, उन लोगों को सबको पकड़ लिया गया था। उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया था। लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने भूत प्रेत को भी नहीं छोड़ा था और उनको बदनाम करके उनका सहारा लेकर उनकी आड़ में ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। जिनको इस बारे में पता चलता उसको पैसों की ऑफर दी जाती। मुझे भी ऑफर की गई थी, मुझे मेरे काम के हिसाब से ऑफर की गई थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी गैर कानूनी काम मैं कभी नहीं कर सकती। यहाँ गरीबों का पेट काटा जाता है और राशन सामान जो गरीबों तक पहुँचना होता है वह नहीं पहुँचता। और ऐसी नशीली चीज़ों के लिए हमेशा से गरीबों को ही टारगेट बनाया जाता है, को ही खिलाया जाता है ताकि वह चोरी चकारी करे। उन चीज़ों को तब बाहर निकाला जाता है जब उसकी कीमत सोने के बराबर हो जाती है। यहाँ पर कई चीज़ों का स्टोर भी किया जाता था और उसमें मिलावट भी की जाती थी। मैंने अपना केस हल कर लिया था। अब मैं यहाँ से चली गई थी। विशाल को भी जेल भिजवा दिया था। मुझे बाद में उस कागजी बंगले के अंदर जाने का भी मौका मिला। जब मैंने उस बंगले को देखा, मुझे सच में ये खूबसूरत बंगला बहुत पसंद आई थी। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी किसी पसंद के लिए नहीं आई, बल्कि काम के बारे में आई थी। आखिर मैं ये कहना चाहूँगी, इंसान बहुत अजीब है, कब क्या कर जाए किसी को भी नहीं पता चलता। हम सोचते रह जाते हैं और क्या से क्या हो जाता है। मैं इधर विशाल के इंतजार में बैठी थी, अपने आप को उस लायक बनाया कि मैं विशाल को ढूंढ सकूं, उसे पूछ सकूं आखिर उसने ये सब क्यों किया। लेकिन जब उसके हकीकत तक पहुंची तो मुझे विशाल से घिन आने लगी थी। आखिर विशाल दौलत की लालच में क्या कर रहा था। पहले तो उसने बचपन की मंगनी को तोड़ दिया था। दौलत की चमक चांदनी ने उसने मुझे भी बुला दिया था। विशाल के माता पिता अब आए रोज मेरे घर पर चक्कर लगाते रहते और मुझसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं तुम अपना केस वापस ले लो और तुम चाहो तो विशाल से शादी कर लो, क्योंकि विशाल की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वैसे विशाल तो बहुत लंबा जेल गया है, उस पर कई केस चल रहे हैं। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे विशाल को बाहर निकलवाना चाहिए? शादी तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।